हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत। आप सुन रहे हैं मेरा शो कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी, सिर्फ कुकू एफएम पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मौमिता बागची जी की लिखी कहानी नर्तकी। एक थिएटर का ड्रेसिंग रूम, अंदर एक लड़की बैठी हुई है। तभी वहां पे एक छोटे कद का एक लड़का आता है। मैडम, सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से झांक कर छोटू चिल्लाया। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसकी मैडम जी ने कहा। लगभग आधा घंटा पहले नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और आम्रपाली ड्रेसिंग रूम में बैठकर अभी अपना मेकअप निकाल रही थी कि सेठ जी का बुलावा आ गया। अक्सर ऐसा होता है, जहाँ भी वह प्रोग्राम करने जाती है वहाँ अक्सर उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, आखिर पैसे दिए हैं उसने। वह घर जाने के लिए छटपटा रही थी। उसका निकेत 3 दिन से अस्पताल में पड़ा हुआ है। अस्पताल वाले पूरे पैसे लिए बगैर उसे रिलीज भी तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन न होते हुए भी उसे सेठ जी के प्रोग्राम में नाचने के लिए आना पड़ा। पैसे भी काफी दे रहे थे ये लोग, वरना खूब जानती है इन रईसों के चरित्र को वो। देखो कैसा आदमी है, एक और तो बीवी को खुश करने के लिए अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है और वहीं दूसरी ओर नर्तकियों के साथ टाइम पास भी करने का शौक रखता है। मन ही मन एक भद्दी सी गाली उसे देकर आम्रपाली चली सेठ से मिलने। उसका असली नाम आम्रपाली नहीं, श्वेतांबरा है। माँ बाप ने यही नाम रखा था, पर स्टेज पर सब उसे आम्रपाली कहते हैं। श्वेतांबरा यानी कि देवी सरस्वती। हाँ, सरस्वती जैसी ही गुणवती है वो। जब भी वह नाचती है स्टेज पर तो ऐसा लगता है कि साक्षात देवी माँ धरती पर अवतरित हुई हैं। अपनी नृत्य कला के प्रदर्शन के लिए बचपन से ही उसे कथक बहुत पसंद था। कथा कहे सो कथक। हाँ, तब वह खुशी से नाचती थी, परंतु अब इससे उसके घर का चूल्हा जलता है, इतना सा फर्क है बस। लेकिन जब लोग उसे पीठ पीछे नाचने वाली कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग तो उसे रंडी, वैश्या और जाने क्या क्या कह देते हैं। तब उसे उन लोगों की घटिया सोच पर बड़ा रंज होता है। कलाकार के रूप में नर्तकों को आज भी कोई पहचान नहीं देना चाहता, उन्हें जाहिल ही समझते हैं सब। लेकिन वह तो काफी पढ़ी लिखी है, अपनी मर्जी से ही इस पेशे में आई थी। पाली ने जैसे ही सेठ के कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बरसों पुरानी एक जानी पहचानी सी खुशबू मिली। कदम एक बार रुक से गए। सेठ उस समय दीवार की ओर मुड़कर किसी से सेलफोन पर बात कर रहा था। थोड़ी देर में जब वह फिर से हंसा तो पाली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह भी बिल्कुल इसी तरह हंसता था। उसी समय सेठ भी बातों में मग्न दरवाजे की ओर मुड़ा। पाली उसे देखकर स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? उसी समय सेठ की दृष्टि भी पाली पर पड़ी। इतने वर्षों बाद पाली को यूं अचानक अपने सामने खड़ी देखकर उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वह दोनों एक दूसरे को अवाक देखते रह गए। यहाँ तक कि दोनों की आंखें डबडबा आईं और उनको अपना चेहरा छुपाने के लिए दूसरी ओर जाना पड़ा। अगले दिन सुबह पाली घर पर रियाज कर रही थी। तबले और पैरों के बीच सही तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वो इसी उधेड़बुन में पड़ी कोशिश पर कोशिश किए जा रही थी। उसी समय डोरबेल बज उठा। खोलने पर सामने मोहित को खड़ा पाया। यह वही मोहित था जो 21 साल पहले अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। फिर कल जिसके घर पर अकस्मात मुलाकात हो गई थी और पाली बिना कुछ कहे ही लौट आई थी। इसी से शायद आज वह पाली से मिलने आ गया। अंदर आने को नहीं कहोगी? मोहित ने जरा अपना गला साफ करने के बाद कहा। उसकी आवाज अब संयम थी। जवाब में पाली ने जो कहा वो किसी को समझ ना आया, पर उसने दरवाजे के एक ओर हटकर मोहित को अंदर आने दिया। पाली के आंखों के आगे 21 साल पहले की स्मृति नाचने लगी। कैसे वे और मोहित कॉलेज में पढ़ते हुए एक दूसरे को चाहने लगे थे। कैसे वे दोनों कैंपस में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमा करते थे। वह जिंदगी भर साथ रहने का वादा, वह अथाह प्रेम जिसकी गहराई में वे दोनों डूबते चले गए। फिर फेयरवेल पार्टी के दिन, पार्टी के उपरांत पाली के घर पर एक दूसरे के अत्यंत करीब आना, दो जिस्मों का एक हो जाना,
फिर मोहित का ये कहना, मेरे लिए इंतजार करोगी ना श्वेता। सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के आगे नाचने लगता है। कैसी हो तुम श्वेता, मोहित ने पूछा। इससे पहले कि पाली कुछ कह पाती, अनिकेत कुछ कहता हुआ कमरे से बाहर आया और एक अजनबी को माँ के पास बैठा देख चुप हो गया और अजनबी की हालत उसे देखते ही खराब हो गई। अनिकेत के वही नैन नक्श थे। वह मोहित पे गया था। युवा मोहित जैसा ही लंबा, छरहरा, एक 20 वर्षीय नौजवान था अनिकेत। अनिकेत के चले जाने के बाद मोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया श्वेता। किससे कहती मोहित, तुम कॉलेज समाप्त होने के बाद ऐसे गायब हो गए कि बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिले। पाली ने कहा, तुमने इंतजार करने को कहा था, सो कर रही हूँ, वो भी अब तक। इसके बाद मोहित क्या कहे, कुछ समझ नहीं आया उसे। फिर धीरे धीरे उसने अपने बारे में बताना शुरू किया, जैसे अतीत की भूली बिसरी कोई किस्सा सुना रहा हो। परीक्षा समाप्त होने पर जब मैं घर गया तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। माँ ने पहले ही एक लड़की देख रखी थी। रुचि के साथ शादी करवाने की जिद करने लगी। मेरी एक ना सुनी। मना करने पर उसने क्रोध में आकर नींद की गोली खा ली थी। पिताजी के असमय मृत्यु के बाद उन्होंने ही अकेले मुझे पाला पोसा था, अतः मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। तुम्हारी बात मैं उनसे कह नहीं पाया उस समय। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो सजा चाहे दे सकती हो। कुछ रोककर रोहित ने पूछा, तुम्हारे माँ बाबूजी कैसे हैं। पाली ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब अनिकेत होने वाला था तो सबने मुझसे कहा कि ये बच्चा गिरा दो, ये नाजायज है, पर मैं राजी न हुई। पर मोहित, हमारा प्यार नाजायज कैसे हो सकता था। प्यार में सब कुछ जायज है। एक माँ के लिए उसकी हर एक संतान जायज होती है। माँ के स्नेह में कभी जायज नाजायज का फर्क नहीं होता। माँ तो केवल माँ होती है। फिर तुम्हारे चले जाने के बाद अनिकेत के रूप में तुम्हारी यही एक निशानी तो मेरे पास थी, जो मेरे इस जीवन का एकमात्र सहारा है। इसलिए मैंने उसे जन्म दिया और अब उसका पालन पोषण कर रही हूँ। तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया। उसके जन्म लेते ही मेरे माँ बाप ने लोक लाज के कारण मुझे त्याग दिया। फिर मैं और मेरा नन्हा अनिकेत दोनों काफी संघर्ष करते हुए किसी तरह जीवित रहे। नृत्य कला ने बचा लिया था हमें उस समय। मुझे काम मिलते गए और जैसे तैसे हमारा गुजारा होता चला गया। मोहित घर पहुंचा तो वह काफी परेशान था। रुचि की बातें उसे सुनाई भी ना दी आज, और वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। आज जो उसने सुना उसके लिए वह अपने आप को कसूरवार मान रहा था। श्वेता को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसके साथ ना था। सच तो यह है कि उसकी इस हालत की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर मन ही मन उसकी हिम्मत को उसने सलाम किया। प्यार उसने श्वेता से किया जरूर था, पर श्वेता ने अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर उसे निभाया। और अनिकेत, उस मासूम का क्या दोष। मोहित की मातृभक्ति का खामियाजा उसे भरना पड़ा। अपने पिता के साय से सदा के लिए वंचित, इतना त्याग उस छोटे से बच्चे को करना पड़ा। पिता के होते हुए भी नाजायज का लेबर चिपका रहा उस पर। यह हमारे समाज का कैसा न्याय है। इसके 3 दिन के बाद मोहित सुबह उठकर अनिकेत को अपने ड्राइंग रूम में बैठा पाता है। उसने बताया कि पाली का एक्सीडेंट हो गया है और वह आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। जब मोहित अनिकेत को साथ लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वह नर्तकी मोहित से हाथ जोड़कर एक आखिरी विनती करती है कि अनिकेत को उसके हिस्से का पितृस्नेह मिले, और अनिकेत को उसके पिता के हाथ में सौंपकर एक माँ, वो नर्तकी, यही लोग त्याग जाती है। इधर मोहित मन ही मन संकल्प करता है कि श्वेता तो बखूबी माँ का पार्ट खेल चुकी, अब उसकी बारी है। वह अपना स्नेहपूर्ण हाथ रोते हुए अनिकेत के सर पर रखता है। पिता पुत्र के वर्षों बाद इस मिलन से मानो चारों दिशाएं जगमगा उठी। दिए और पटाखे जलने लगे। आज दिवाली है। तो दोस्तों, सिर्फ इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और खूब ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे शो को फॉलो करें। मैं आपको अक्सर इस तरह की कहानियां सुनाते रहूंगा। तो चलिए, मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे।